हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शत्रुघ्न कुमार अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश का ऐसा प्रश्न जो लगातार 20 वर्षों से सभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, यानी चाणक्य का और किस नाम से जानते थे। आपको ऑप्शन इस टाइप का दिया रहेगा। जितने भी प्रश्नों का उत्तर आप जानते होंगे उसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त और एक नाम था कौटिल्य। एक विष्णुगुप्त हो गया, एक कौटिल्य हो गया और एक चाणक्य हो गया, यानी टोटल कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, यानी कि मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उनको किया जाता है मैकियावेली के प्रिंस से तुलना, ठीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर। बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। वह शासक कौन था जिसने अपने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दिया था, यानी कौन ऐसा शासक था जिन्होंने अपने राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई को मार दिया था, ठीक है ना। मारने के पीछे बहुत सारा रीजन था, चलिए अभी शॉर्ट में ही बता देते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सम्राट अशोक, ठीक है ना। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, ठीक है ना। वो पत्नी का नाम बताना है जिसने उनको ज़्यादा प्रभावित किए थे, ठीक है। तो उनका सही जवाब होगा राइट आंसर कारू बाकी उनकी पत्नी थी जो उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित की थी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो एक रूपता से प्रयोग किया है अर्धमागधी को, ठीक है। किसको? अर्धमागधी को। बिंदुसार ने, ये बिंदुसार अशोक के पिताजी हैं, ठीक है ना। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो अशोक को कहाँ भेजा था? तो अशोक को भेजे थे ये तक्षशिला। कहाँ भेजे थे? तक्षशिला भेजे थे ये, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवना प्रियदर्शी है? देवनामा प्रियदर्शी है, ठीक है। तो किनका नाम है? अशोक जी का नाम है सम्राट अशोक, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा इसका। 8 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो सबसे पुराना राजवंश है मौर्य वंश, ठीक है ना। और इसका संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो किनका था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार किया? यानी कि कलिंग के जो युद्ध हुआ था ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। तो कलिंग में जो युद्ध हुआ था उसके बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो वो बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इसमें बहुत सारा खून खराबा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया? सबसे ज्यादा उनको मदद किसने किया था? 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाणक्य। देखिए चाणक्य ही इनको चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाए थे, ठीक है। क्योंकि उनको चाणक्य जी को बेइज्जती कर दिया गया था सभा में, किसके द्वारा? घनानंद के द्वारा, ठीक है ना। घनानंद कौन थे? तो ये नंद वंश का अंतिम शासक थे जिन्होंने इनको बेइज्जती किए थे चाणक्य को, ठीक है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ये जो सांची है किसका निरूपण करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर बौद्ध। और बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध है, आप जानते हैं, उन पे एक वीडियो बना दिया गया है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिए, कौन शासक था जो अपने जीवन के जो मरने के दिनों के जो अंतिम दिन होते हैं उसको बोलते हैं
तो वो जैन धर्म को अपना लिए थे। तो कौन शासक थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? बिंदुसार के पिताजी थे और अशोक के दादाजी थे। ठीक है। अगला प्रश्न, मौर्य वंश की स्थापना किसने किए थे? तो आपको बता दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उनका नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। ठीक है। मौर्य वंश का जो मुद्रा था वो था पर्ण। ठीक है, पर्ण मुद्रा थी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हो गए बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र हो गए अशोक, यानी तीनों हैं अजातशत्रु, ये हर्यक वंश के हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कि अभी कोई राजगद्दी पे बैठे हुए हैं, ये राजगद्दी पे बैठे हुए हैं। ठीक है। अगर ये हटेंगे तो जो भी बैठेंगे उसके जगह पे, जैसे प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके स्थान पे जो भी बैठेंगे वो उत्तराधिकारी हो जाएंगे। यानी अशोक के बाद कौन राजगद्दी पे बैठे थे? तो उनका सही जवाब हो जाएगा कुणाल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कुणाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाखदत्त। अगला प्रश्न, ये थोड़े लंबे हैं, बस ध्यान से पढ़िएगा, इसे समझ में आ जाएगा ये क्या हो गया। देखिए, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक जो मुद्राक्षस है, अभी बताएं आपको, का विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु क्या है इसका? तो इसका विषय वस्तु है चंद्रगुप्त, और ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरवी संधियों के बारे में ये बताते थे। ठीक है। अगला प्रश्न, सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न ये, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीत लिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने असहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक सम्राट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? अशोक के शिलालेख कहाँ नहीं है? तो आपको बताना, बताइए। तो पाटलिपुत्र में इनका शिलालेख नहीं है। ठीक है ना। जगह जगह पे है, गिरिरान में है, गिरनार में है, गंधार में है, टोपरा में है, लेकिन पाटलिपुत्र में इनका शिलालेख नहीं है। अच्छा, शिलालेख क्या होता है आपको बताया गया होगा। देखिए, शिलालेख 3 प्रकार के होते हैं। ये क्या हो गया? शिलालेख कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है ना। एक होता है स्तंभ लेख, जो कहीं पर देखे होंगे, ऐसे से खड़े खड़े पत्थरों पे लिखा हुआ होता है, जो खड़े पत्थरों पे लिखा जाए, खुदा कर। ठीक है ना, वो होता है स्तंभ लेख। एक होता है शिलालेख, जो पड़े हुए पत्थरों पे लिखा जाता है, देखे होंगे कहीं ना कहीं पहाड़ों पे घूमने गए होंगे तब वहां पे लिखा रहता है, वो होता है शिलालेख। एक होता है गुफा टाइप का, जिसमें आप जाते हैं हिलकर और देखें उसके दीवारों पर लिखे होता है, ठीक है, खोद खोद कर, तो वो होते हैं गुहा लेख। ठीक है ना। तो इस टाइप से लिखाया हुआ है, तो पाटलिपुत्र में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? अर्थशास्त्र के जो लेखक थे किनके समकालीन थे? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य जी। ठीक है ना। चाणक्य, उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त और उन्हीं का नाम कौटिल्य था। अगला प्रश्न है, ये देखिए बता दिया गया आपको, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जिसको हरा दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने और मौर्य वंश का स्थापना कर दिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रमुख जो केंद्र था वो कौन था? तो इसका सही जवाब होगा तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखे थे, उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिका।
ठीक है, जिसे पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किस पुस्तक में वर्णन किया गया है सबसे ज्यादा? ठीक है, तो विशाखदत्त में किया गया है और इसका लेखक है विशाखदत्त। किनका, इनका लेखक कौन है आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, अभी बताए हैं ऊपर। अगला प्रश्न बताइए, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन है वो कौन सा पुस्तक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंडिका। आपको बताए थे अभी। अशोक के शिलालेखों में सबसे ज्यादा यानी कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो प्राकृत, ये भी बताया गया आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? दक्कन का विजय किस मौर्य राजा ने प्राप्त किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटे थे? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? किस पर प्रकाश डाला गया है? तो ये जो चंद्रगुप्त का अर्थशास्त्र पुस्तक है ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी राजनीतिक से। ठीक है, राजनीतिक से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? अशोक के साम्राज्य से बाहर था। ठीक है ना, वो कौन था जो अशोक के साम्राज्य में नहीं आते थे? वो कौन था? वो श्रीलंका नहीं आता था इनके साम्राज्य में। ठीक है ना, क्योंकि ये तो समुद्र पार है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाए थे? तो सबसे पहले अपनी राजधानी बनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ईंट से, पत्थर से, लकड़ी से या मिट्टी से। तो किससे बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये लकड़ी से बने हुए थे महल। ठीक है, अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने किसके आश्रय के लिए किया था? यानी जो बराबर है बिहार में है, ठीक है ना, वो जो बराबर की पहाड़ी है वहां पे जो 4 गुफा बनाया है किसके लिए बनाए गए हैं? ये अशोक बनवाए थे। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अजीबकों के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, थोड़े से झंप रहे हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो किससे पता चलता है? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या होगा। 37 का क्या होगा राइट आंसर? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, किस स्तंभ में अशोक बोले थे कि हम मगध का सम्राट हैं, राजा हैं? तो किसने बताए थे? तो ऑप्शन ए भाभु स्तंभ में बताए हैं ये कि हम राजा हैं मगध का। ठीक है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया किसने किया था? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है, कौन सा और कहाँ बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालसी में है, कालसी में। ठीक है, उत्तरांचल में कहाँ? कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और वो बनवाए थे सम्राट अशोक ने बनवाए थे। ठीक है ना, सम्राट अशोक ने बनवाए थे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है ना, क्योंकि उसमें पैसे आपको नहीं लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था?
तो देखिए पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था और एक खोजने वाला था। तो देखिए पढ़ने वाला था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए कब पढ़े थे तो 1837 ईस्वी में पढ़े थे ये अशोक के शिलालेख को, ठीक है। और खोज कब हुआ था? 1750 ईस्वी में खोज हुआ था, ठीक है ना। किसने खोजा था? टी पैंथर ने खोजा था, ठीक है, याद रखेंगे, टी पैंथर। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा जो रचित है अर्थशास्त्र वो कितने अधिकरणों में विभाजित हैं? कितने अधिकरणों में विभाजित हैं? 43 का क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। कितने में? 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 44, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलती है? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलिंग युद्ध, ठीक है ना। तो शिलालेख कितना में मिलता है? 13 में मिलता है, ठीक है ना। 13 शिलालेख 13 में किसका वर्णन है? तो कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीस, ये मेगास्थनीस यूनान का था। मेगास्थनीस भारत में किसके दरबार में आए थे? तो माँ से हो गया मेगास्थनीस और माँ से हो गया मौर्य। माँ से मेगास्थनीस और माँ से हो गया मौर्य, यानी मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? पराजित मतलब हराया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर समझ लीजिए। आपको बता देते हैं, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का महान सेनापति था, सबसे अच्छा इनको माना जाता था सेनापति। ये आए थे भारत को लूटने के लिए, भारत को लूटने के लिए आए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया इनका सामना। जैसे ही सामना हुआ तो भारत को तो लूटे नहीं, लेकिन ये हार गए युद्ध में, ठीक है ना। ये हार गए युद्ध में। और ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 305 ईसा पूर्व में हुआ था ये युद्ध। इस युद्ध में हारने के बाद तो ये हारे ही हारे, ये अपने बेटी की शादी भी करवा दिए, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। तब जाके इनको छोड़ा गया, नहीं तो इसको छोड़ा नहीं जाता, ठीक है ना। तो भारत को जितने आए और बेटी देकर चले गए, ठीक है, हार कर चले गए, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ये याद रखेंगे आप। युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा ऐसा राजा था जो जनता के कांटेक्ट में रहता था, कांटेक्ट में रहता था, ठीक है ना। तो कौन ऐसा राजा था? तो वो राजा था सम्राट अशोक, ठीक है ना, सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? देखिए क्या हुआ था, कलिंग में इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए कि मारने के बाद वहाँ पे खून ही खून, खून की नदियाँ जाते थे, ठीक है ना, बह गए थे बहुत। और जो भी युद्ध में मारे गए थे उनकी पत्नी वहीं पे आके अशोक के सामने ही बहुत रोने लगी। बहुत क्या बताएं, मतलब इतना खून खराबा हुआ कि उनको मन पिघल गया था। तो क्या हुआ था उस समय? 48 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। इतना खून बहा था वहां पे कि जो अशोक थे वो उस समय से ठान लिए कि अब कभी भी युद्ध नहीं करना है, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए अब युद्ध नहीं करना है। बहुत लोगों को मार दिए थे, ठीक है। अगला, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है ना वो किस भाषा में और लिपि में है, ठीक है ना। तो 49 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये अगर भाषा पूछे तो प्राकृत में और लिपि पूछे तो ब्राह्मणी लिपि में अधिकतर है। भाषा प्राकृत और लिपि पूछे तो ब्राह्मणी लिपि, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 50, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ये एससी कैटेगरी के थे, ठीक है ना, ये एससी कैटेगरी के थे, तो इसे ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो किस में किया गया है बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 50 का? तो बी मुद्राक्षस में, और इसका लेखक है विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उनको विकास किया, मिलान किया गया, बताइए क्या होगा। देखिए, कहा गया है कि मौर्य वंश ने क्या किया है? संस्कृत कला व साहित्य किए हैं, या सोने के सिक्के चलाए हैं,
या प्रांतीय विभाजन किए हैं, या हिंदू कुश तथा साम्राज्य का स्थापना किए हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी है, नीचे है, देख लीजिए कौन सा होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का हो जाएगा डी। इसका डी यहाँ पे ढक गया है। 1 और 3 सही है। 1 में क्या है? जो मौर्य नरेश थे, राजा थे, संस्कृति, कला व साहित्य और प्रांतीय विभाजन को वो विकास किए हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। एक में डी में हो जाएगा 1 3 4 होता है। हिंदू कुश तथा साम्राज्य का स्थापना भी किया, सॉरी। ठीक है, अगला प्रश्न। अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उसमें शामिल है, कौन कौन शामिल है जरा देख लीजिए। 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दूसरा और 13वां। ठीक है, दूसरा और 13वां शिलालेख शामिल है। ठीक है ना। दूसरा में क्या कहा गया है वो आपको हम शिलालेख में बता देंगे। शिलालेख का वीडियो भी बना दिया गया। ठीक है, वो ट्रिक के माध्यम से बनाया गया है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी याद करने में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? बताइए। तो आपको पता होगा किस में मिलता है, पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मास्की और गुर्जरा। ठीक है, में मिलता है अशोक का नाम अशोक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा एक व्यक्ति अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो क्या गलत है इनके बारे में जरा देख लीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी गलत है। ठीक है, डी। अगला, श्रीनगर की स्थापना किसने करवाया था? श्रीनगर की स्थापना किसने करवाए थे? तो सम्राट अशोक ने करवाए थे। जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, उसकी बात कर रहे हैं, अशोक सम्राट। ऑप्शन ए राइट आंसर। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? ये था होना चाहिए, पोलीब्रोथा। ठीक है, वो क्या होना चाहिए? था। पोलीब्रोथा किसने कहा था? तो पोलीब्रोथा कहा था किसने? 56 का राइट आंसर बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? मेगास्थनीज ने बोले थे, और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न है, देखिए, मौर्य काल में एग्रोनोमाई क्या है? एग्रोनोमाई क्या है? तो मौर्य काल में ये क्या है बताइए। 57 में क्या होगा राइट आंसर? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सड़क निर्माण अधिकारी हैं, जो सड़क बनाते हैं ना, उनको कहते हैं एग्रोनोमाई। ठीक है, एग्रोनोमाई कहते हैं जो सड़क निर्माण करते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? जो बातों को बताते हैं, छुपे छुपे बातों को, जो किसी को पता ना हो, वो गुप्तचरों को क्या कहते हैं? 58 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष कहते हैं। जो गुप्तचर होते हैं उसको कहते हैं गूढ़ पुरुष। अगला प्रश्न, किस श्रीलंका के शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश किए थे? तो अपने मतलब अशोक के जैसा बनने का कोशिश किए हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आपको कोई भी आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। तो अशोक के जैसे कौन बनने की कोशिश किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30। इनके बारे में भी जरा सुन लीजिए। ये ऐसे महापुरुष हैं जिनको छोड़ दिया गया था, 99 को मारा गया था। अशोक ने 99 को मारकर डाल दिए अगम कुआं में, बिहार में पड़ता है। ठीक है ना। तो लेकिन यही आपसे पूछेगा कि किसे छोड़ दिया गया था, तो 30 को छोड़ दिया गया था, इसे नहीं मारे थे। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा 30। अगला प्रश्न, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष शुरू होता है? किस महीने से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? जुलाई से। अगर हिंदी में कहें तो आषाढ़ से शुरू होती है। ठीक, आषाढ़ से। अगला प्रश्न 62 नंबर 62 में है, देखिए, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? तो चोल, पल्लव, पांडे, सत्यपुत्र या केरलपुत्र या विष्णुकुंड है, किनका वर्णन किया गया है? किनका किनका? तो देखिए ये सब बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो डरिए नहीं आप सब। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1 3 4 5, यानी कि चोल वंश का,
पांड्य वंश का, सत्यपुत्र वंश का और केरल पुत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? यानी दक्षिण भारत में कौन सी लिपि परिवर्तित हुई थी? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। देखिए, लिपि पूछे तो अधिकतर में ब्राह्मणी लिपि होगा अशोक में। ठीक है, अशोक का शिलालेख या अभिलेख, सॉरी, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीपीय के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो किस देश में पाया गया है अशोक का अभिलेख? तो किस देश में पाया गया है भारत से बाहर? तो ये अफगानिस्तान में पाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? ये थोड़े से हार्ड टाइप के हैं, लेकिन ये बड़े एग्जामों में पूछे, जैसे यूपीएससी बीपीएससी में ये एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तैयारी बड़ा करोगे तो छोटा अपने आप निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मिर्जापुर के समीप चुनार से लाया गया था। ठीक है ना, चुनार से लाया गया था, और संगमरमर अधिकतर वहीं से निकाले जाते थे पहले, बढ़िया बढ़िया अच्छा निकलता था। ठीक है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोले थे ये मेगास्थनीज बोले थे कि नहीं जानते हैं। ठीक है ना, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? देखिए, आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको एंटियोकस जैसे ही आपको पता चले तो एंटियोकस किसके दरबार में आया था, आपको ये सुनना है बस, मतलब समझना है। तो एंटियोकस आया था बिंदुसार के दरबार में, और चंद्रगुप्त मौर्य आए थे किसके दरबार में? नहीं सॉरी, मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ठीक है, ये आपको बताया था, कलिंग जैसे ही आए आपको याद कर लेना है कौन सा? ये 13वां शिलालेख। कलिंग जैसे ही आए, ये युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, कलिंग जैसे ही आए 13वां शिलालेख कलिंग से याद हो जाएगा। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? जब बिंदुसार की मृत्यु हुआ था तो बिंदुसार आपको पता है इनके पिताजी थे, तो उस समय कहाँ का गवर्नर था ये? तो वो थे उज्जैन। ये अवंतिका के नाम से भी जानते थे, ये नहीं कि अवंतिका लिखा रहे तो आप ना पढ़ें, बोले ये अवंतिका तो लिखा नहीं है, तो उज्जैन या अवंतिका कहेंगे। ठीक है ना, ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? किसमें कहा गया है कि सारी जो प्रजा है मेरे संतान है, भेदभाव नहीं किया जाए? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पृथक कलिंग शिलालेख, और कलिंग जैसे याद आए 13वां शिलालेख याद रखेंगे। ठीक है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? और दुख उनको कब हुआ था? कलिंग युद्ध में हुआ था। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारा खून खराबा हुआ था, बहुत सारे लोग, लाखों लोग मारे गए थे। ठीक है ना, तो उनमें बहुत सारे इनको दुख हुआ था। तो दुख का कारण कौन सा है? तो कलिंग आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। और कलिंग 13वां शिलालेख, और कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा की अंकित किया गया है? अशोक बोले थे कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे जो महामात्य है मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को कोई काम है तो मैं जहां भी रहूं, या तो मैं खाता रहूं या मैं पीता रहूं या सोता रहूं या रानी के साथ रहूं या मैं कहीं भी रहूं, जहां भी रहूं, तो मुझे तुम संपर्क कर सकते हो। तो ये किस में कहा गया है? 72 का राइट आंसर बताइए। ये कहा गया छठे में। ठीक है ना, छठे में कहा गया है। अगला प्रश्न, और शिलालेख का वीडियो बना दिया गया है, टेंशन न लीजिए आप सब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासक के अधिकारियों का नाम बताता है? ठीक है ना, ये जो क्रम है, ये जो वो अधिकारी हैं जो अशोक अपने
अपने जो राज था उसमें नियुक्त किया था, ठीक है ना। तो एक क्रम बताना है आपको, थोड़ा हार्ड है क्योंकि आप अभी अगर स्टार्ट किए तो आपको हार्ड लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रादेशिक, राजुक, युक्तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये बिस्टी क्या है? बिस्टी क्या है? बिस्टी अशोक के समय में यानी कि मौर्य साम्राज्य में बिस्टी क्या होता था? तो बिस्टी होता था क्या? ये बेगारी होता था। बेगारी समझते हैं, काम करवा के पैसा नहीं देना, फ्री में करवाना, वो क्या है? बेगारी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सीता क्या है? सीता राम की पत्नी तो हमारे हैं, लेकिन ये मौर्य काल की बात कर रहे हैं। सीता क्या थे? तो सीता वो भूमि थी जहां पर राजकीय भूमि से प्राप्त आय था, ठीक है। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहते हैं, सॉरी, राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होता था उसको सीता कहते थे। राजकीय भूमि से प्राप्त आय सीता कहलाते थे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तंभ है, ठीक है ना, स्तंभ है। अगला प्रश्न, कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महास्थान, ये जो बांग्लादेश में पड़ता है, असोहगीरा जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहां से प्राप्त होता है सूखा और अकाल का वर्णन। आपको पता करना, सूखा अकाल महास्थान बांग्लादेश में पड़ता है, सोहगिरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किन्हें भेजा था? तो महेंद्र को भेजे थे और संघमित्रा को भेजे थे, दोनों को भेजे थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में है, याद रखिएगा मनसेहरा पाकिस्तान में है। इसको ट्रिक आपको बता देता हूं, सेहरा, सेहरा दूल्हा लोग बांधते हैं, तो सेहरा आप दुल्हनिया पाकिस्तान से लाएंगे, ठीक है ना। तो सेहरा बांधे कहाँ जाओगे? सेहरा जैसे आया पाकिस्तान, ठीक है। अगला, शहबाज गढ़ी, यानी वहां पे शहबाजी भी गढ़ी भी कहाँ होगा? पाकिस्तान में। तो ये किस भाषा में है? ठीक है ना, देखिए मेरा तरीका आपको समझाने का है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा, खरोष्टी लिपि में है वो। किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है, पाकिस्तान खरोष्टी लिपि में। कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? दो भाषा में प्राप्त हुए अभिलेख कहां से? तो सरेकुना से या कंधार इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? स्तंभलेख, स्तंभलेख, शिलालेख और गुहालेख। स्तंभलेख जो पत्थरों पे, खड़े पत्थरों पे लिखा जाता है, ठीक है। शिलालेख जो पड़े पत्थरों पे लिखा जाता है, ठीक है। और गुहालेख जो गुफाओं में लिखा जाता है, ठीक है। तो उसे तीनों बता दिए, स्तंभलेख, शिलालेख और गुहालेख, 3 प्रकार के। अशोक मगध पर कितने साल शासन किया था? तो 40 साल शासन किए थे। ये 272 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाएं और 272 में राज्याभिषेक करवाएं और 232 में ये हट गए, ठीक है। तो कितना हो गया? 40 साल इनका हो गया। अब सोच रहे हैं 72 में बैठे हैं, 32 में, तो ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तो उस समय घाटता था ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला प्रश्न, 40 इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने कितने भाइयों को मार डाला? तो 99 भाइयों को मार डाला था वो, और अगम कुआं में वो डाल दिए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ये बौद्ध ग्रंथ में मिलता है ऐसा। अशोक के शिलालेखों को किसने खोजा था? खोजने की बात कर रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं सबसे पहले खोजा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने खोजा था। खोजा था किसने? जेम्स प्रिंसेप ने खोजा था। ये जेम्स प्रिंसेप जी हैं, कब खोजे थे? 1800 सॉरी खोजा था किसने? टी पैंथर ने खोजा था 1750 में, ठीक है ना, सॉरी, टी पैंथर ने खोजे थे और जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे, ठीक है। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ने में सफलता हासिल किया? सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो पढ़ने की बात करें तो पढ़े थे कौन? जेम्स प्रिंसेप, ये 1837 में पढ़े थे, और खोजे थे टी पैंथर ने, ठीक है ना। टी पैंथर ने खोजे थे 1750 में। और अगला प्रश्न है, अशोक के
अभिलेखों में सबसे छोटा अभिलेख कौन है? तो यही है रोमिनदेही स्तंभ लेख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चलिए ये वीडियो यहीं तक है, ठीक है ना। और अगला प्रश्न जो लाएंगे वो अशोक के शिलालेख लाएंगे और वो बहुत ही मज़ेदार होगा, ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। 10 मिनट का वीडियो होगा और आपको पूरा का पूरा याद करा दिया जाएगा, क्योंकि सभी एग्जामों में वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।